हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। आप कहाँ पर भी हो, कहीं भी हो, आप अगर इस क्लास को देख रहे हो सो यू शुड एंजॉय इट, है ना। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं हर वक्त आपको बोलता हूँ, खुद को करना पड़ता है। कोई खुद के लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं याद रखोगे, खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सक्सेस इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई वर्क इज गॉड एंड ड्यूटी इज योर शिप। आप अभी स्टूडेंट हो, आपका ड्यूटी है पढ़ना और कर्म है आपको भी पढ़ना, तो आप पढ़ाई करो तो यू विल एंजॉय एंड यू विल सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, तो इसी बात से आज शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर, सेकेंड ईयर का नया चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, so what is chemical kinetics? Before going to study that, we should first understand what is kinetics. Kinetics means that is motion. आपने जानते हैं kinetic energy, the energy associated with the motion of the body, that is known as kinetic energy. तो kinetic means motion. So chemical kinetics, what the motion associated with a chemical reaction? Chemical reaction बोलते हैं चलता है। यार कैसे चलता है chemical reaction, कैसे चलता है? तो chemical kinetics, the motion associated with the kinetics, with the chemicals or chemical reaction. So first we have to see that chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rates of chemical reactions and the mechanism associated with them and the factors which affects the rate of reaction. क्या इसका मतलब? ये कह रहा है chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट्स के बारे में ये डिस्कस करता है और द मैकेनिज्म एसोसिएटेड विथ, कौन सा मैकेनिज्म के ऊपर ये होता है रेट्स ऑफ रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म के ऊपर होता है। तीसरा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हम समझना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। आप कभी बाजार जाते हो या कभी कोई दुकान जाते हो तो आप बोलते हो यार चावल का भाव क्या है मान लीजिए, या आलू का भाव क्या है। तो जब भाव पूछते हो क्या बोलता है ना जी 5 रुपये केजी, यानी पूछते हैं रेट, है ना। तो क्या बोलता है 5 रुपये केजी या 15 रुपये केजी या 10 रुपये केजी, यानी पर केजी बोलता है, तो दैट इज उसका रेट हम कहते हैं ना। वैसे ही मान लीजिए आप बस से जाते हैं तो बस का भी स्पीड क्या है यार ना 50 किलोमीटर। इसका मतलब क्या, 50 किलोमीटर पर आवर हम समझते हैं, यानी पर आवर 50 किलोमीटर। तो रेट ऑफ दैट बस स्पीड, यानी स्पीड उसका कितना, ये मोशन कितना है ना, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है। तो वैसे ही इन केमिकल रिएक्शन व्हेन वी आर डिस्कसिंग व्हाट द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन में हम जानते ही नहीं, एनी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड एंड द प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, है ना। इधर रिएक्टेंट क्या होता है, अपने बीच में रिएक्शन करते हैं और उधर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्टेंट्स में खत्म होता है, तो वी कैन टेल दैट द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी वो कितना जल्दी या कितना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 1 सेकंड में कितना खर्च होता है या 1 मिनट में कितना खर्च होता है या 1 घंटे में कितना खर्च होता है, तो दैट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? या जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है 1 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट में कितना होता है या 1 घंटे में कितना होता है, तो दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हैं आप? तो रेट ऑफ कंजप्शन एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितना जल्दी भाग रहा है, कितना जल्दी जा रहा है, कितना जल्दी उसका कितना स्पीड है, दैट इज नथिंग बट द रेट एट व्हिच द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड और द रेट एट व्हिच द प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब आप समझ गए। तो ये समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है, मैंने लिखा है व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन, सभी रिएक्शन के लिए रेट बराबर है क्या? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज हमारा 5 उंगली भी बराबर नहीं, तो हर रिएक्शन के लिए कैसे बराबर होगा? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हर रिएक्शन के लिए ये फर्क होता है। हाँ, ऐसे हो सकता है कोई 2 रिएक्शन के बराबर हो सकते हैं, लेकिन या 3 रिएक्शन के बराबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रिएक्शन के इट विल नॉट बी इक्वल। तो व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स, क्यों डिफर करता है?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए क्यों डिफर करता है, आप बता सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। इसके पर दिस रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, विल डिस्कस लेटर। लेकिन हमने पहली बात एक सोचना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन होता है, पहले क्या होता है ना, द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। अगर दो रिएक्टेंट मिल जाते हैं, वैसे अपने आप मिलने के बाद भी अपने आप क्या होता है, उनका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी ले सकते हैं, या उनके पास जो मिल जाते हैं उनके पास इतना एनर्जी होता है वो एनर्जी कुछ बाहर भी दे देते हैं। तभी हमने बोलते थे दो तरह का रिएक्शन था अकॉर्डिंग टू दैट इज विथ बेस्ड ऑन द हीट, एवोल्व्ड और ऑब्जर्व्ड, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे ना। तो ये जब मिल जाते हैं, दोनों मिलते हैं, तो एनर्जी चेंज होता है, यानी उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट के हिसाब से नया बॉन्ड क्रिएट होता है ना। ये तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अगर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ जो बॉन्ड है Na और OH के बीच में जो बॉन्ड है और HCl के बीच में जो बॉन्ड है, दोनों क्या होगा, टूटेगा पहले, क्योंकि व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों जब पास आएंगे इनका क्या होगा, इनका बीच का जो बॉन्ड पहले ये टूटेगा, ये दोनों का बीच का बॉन्ड टूटेगा, NaOH का टूटेगा और ये टूटेगा। ये जब टूटना चाहिए, ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये बॉन्ड कैसे टूटता है ना, जब एक्टिवेशन एनर्जी इनका पूरा हो जाता है और इनका जब एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो जाता है या रीच करता है एक्टिवेशन एनर्जी में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो व्हाट डू यू मीन एक्टिवेशन एनर्जी? मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटा सा फिगर करके आप इसको अच्छी तरह देखिए, बिकॉज दिस इज फंडामेंटल ऑफ साइंस। और ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको अच्छी तरह और देखना है, एक्सप्लेन करना है, तो मेरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लास पे जाइए, वहाँ लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का क्लास, आप उसको अच्छी तरह देखिए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं आपको कोशिश करता हूँ आपका फंडामेंटल यहाँ भी क्लियर करूंगा, लेकिन और ज़्यादा चाहिए आप जरूर जाइए, केमिकल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैं आपको एक फिगर बनाना हूँ। यह एक मान लीजिए वेसल है, ठीक है ना। ये वेसल इधर क्या है, यहां पर एक टैप लगा हुआ है, इसमें अगर पानी हमारा मान लीजिए इसका कैपेसिटी यहां तक, दिस इज 10 लीटर, कितना है ये 10 लीटर, यहां से इसका कैपेसिटी है 10 लीटर, समझ गए। जब 10 लीटर ये हो जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा पानी, तो क्या होगा, यहाँ बाहर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप समझ गए 10 लीटर क्या हुआ, इसका कैपेसिटी, और दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम ये पानी को विल टेक इट एज द एनर्जी, तो दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो हियर थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू 10 लीटर। आप समझ गए इसका कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू 10 लीटर। जब 10 लीटर होगा तब बाहर पानी निकलेगा, वरना बाहर पानी नहीं निकल सकता, इसके अंदर ही पानी रहेगा। आप समझ गए, दिस इज नोन एज द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द रिएक्शन, टू डू द रिएक्शन, टू कैरी आउट द रिएक्शन, टू मूव द रिएक्शन, टू प्रोसीड द रिएक्शन, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना चाहिए, ठीक है ना। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा तभी होगा, लेकिन इसके अंदर मान लीजिए पहले हमारा क्या है, इतना पानी था, ये मैंने यहाँ एक लाइन डाल दिया, ये हमारा पानी पहले से ही है, इसके अंदर पहले से ही इतना वाटर है, इसका कैपेसिटी है 6 लीटर। ये जो 6 लीटर पानी है और 6 लीटर एनर्जी इसका इंटरनल एनर्जी है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। किसका, ये रिएक्टेंट का या ये सिस्टम का, मान लीजिए अभी सिस्टम डिस्कस करते हैं। यहाँ 6 लीटर इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो
तो और हम कितना डालेंगे तो 10 लीटर हो जाएगा, तो वी नीड 10 - 6 = 4 लीटर हमको चाहिए। कितना चाहिए? 4 लीटर और चाहिए। 4 लीटर अगर हम उसको डालेंगे या कहीं से भी इसको मिल जाएगा तो यहाँ बाहर पानी निकलना शुरू होगा। 4 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो पानी निकलना चला जाएगा। दिस 4 लीटर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन, आप समझ गए? एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप देखिए, दिस 10 - 6 = 4 लीटर, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप समझ गए नहीं समझे? यानी अगर एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी या उसके पास एनर्जी अपने आप है, मान लीजिए यहाँ 6 लीटर हमने लिखा है, उसको आप एनर्जी जूल में या किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका इतना है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास कितना था? जब 10 लीटर होगा, व्हेन इट विल रीच एट 10 लीटर या 10 लीटर या 10 जूल, अगर हम रिएक्टेंट के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? पानी स्टार्ट होगा। तो दैट 10 लीटर और 10 जूल इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप समझ गए अभी? यानी अगर हम उसको कहीं से भी 4 लीटर या 4 जूल एनर्जी दे दें तो दैट बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग। इज इट क्लियर? फंडामेंटल क्लियर हो गया आपका? और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप जब आप देखेंगे मम्मी आपका दिया लगाया होगा, दिया जैसे मैचिस के साथ लगाए होंगे, या आप एक लकड़ी को जलाते होंगे। जब लकड़ी को आप जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू इग्नाइट, कुछ इग्निशन चाहिए। जब इग्निशन चाहिए इतना चाहिए कि वो गर्म हो जाएगा। When it will reach at its activation energy or threshold energy, and the what amount of activation energy required, it will reach there. जितना activation energy चाहिए, जब वो पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? वो जलना शुरू हो जाएगा। आप समझ गए अभी? तभी यहाँ जितना activation energy चाहिए, इसके पास कितना है और कितना activation energy चाहिए, that is activation energy, तभी रिएक्शन शुरू होगा। अब आप समझ गए क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी डिफर्स फ्रॉम रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? फिर आगे हम देखेंगे और कौन सा फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और उसका मैकेनिज्म के बारे में और द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स दैट, अबाउट दैट वी विल डिस्कस, बट वी शुड नो द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड में कितना तरह के रिएक्शन? 3 तरह के रिएक्शन है। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, नंबर 2 मॉडरेट रिएक्शन, नंबर 3 स्लो रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस व्हाट हैपन वेरी इंस्टेंटली, फटात हो जाएगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। आप देखेंगे घर में गर्म दूध में थोड़ा सा नींबू का पानी डालिए या थोड़ा सा दही डाल दिए, देखिए फट जाएगा वो दूध, बिल्कुल पनीर थोड़ा सा बन जाएगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तुरंत ही फट जाएगा, ठीक है ना। और एक लैबोरेटरी में आप करते हैं NaCl + AgNO3, HCl + NaNO3, AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस, तुरंत आंख निकलते ही, आंख खुलते ही हो जाएगा। और क्या, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम HCl को अगर दोनों आपके सोल्यूशन में मिला देंगे तो तुरंत ही नमक हो जाएगा, NaCl और H2O बन जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। अब दूसरा देखते हैं हम मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस दोज आर द रिएक्शंस व्हिच कैन बी, और रेट ऑफ व्हिच रिएक्शंस कैन बी मेजर्ड और मेजरेबल रेट। वो जो रिएक्शन हम मेजर कर सकते हैं उसका रेट को, उसको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, यानी हम उसका स्पीड माप सकते हैं, ठीक है। एट व्हिच रेट द रिएक्टेंट्स गेटिंग कंज्यूम्ड वी कैन मेजर, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। कौन सा है? इथाइल एसीटेट हमने लिया है, उसको सोडियम हाइड्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म होगा क्या? सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। दिस इज वन ऑफ द मॉडरेट रिएक्शंस। और कितने रिएक्शंस हैं? हमने एक लिया है, तो इसका जो प्रॉपर्टी, इसका जो मेजर कर सकते हैं हम, इसका स्पीड या रेट रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, दैट्स इट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। अब तीसरा क्या? स्लो रिएक्शंस। जो रिएक्शन बहुत ही स्लो चलता है, जैसे आपका घर में जंग लगना ना, कोई लोहा आपने छोड़ दिया बाहर, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज गेटिंग रस्टेड, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। हमने यहाँ लिखा है Fe + H2O + CO2 gives FeOH SO3, दैट इज रस्ट। अब आप समझ गए? तो ठीक है, हमने अभी 3 डिस्कस किया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन।
ठीक है, आप इसका कुछ एग्जाम्पल याद रखिए। अभी हम चलते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट यूनिट टाइम और इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स क्या है, एक निर्दिष्ट समय में और एक निर्दिष्ट समय का व्यवधान में। आप देखिए हम क्या लिखें, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज कंज्यूम्ड और द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट स्पेसीज फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट हो, 4 हो 5 हो, उसमें एक रिएक्टेंट हो, वो कितने जल्दी कंज्यूम होता है एक निर्दिष्ट टाइम, एक यूनिट टाइम, यानी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटा में, समझ रहे हैं, वो जो कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या उधर प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, उसमें एक प्रोडक्ट 1 मिनट में कितना होता है, या 1 सेकंड में कितना होता है, या 1 घंटे में कितना होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज। तो अगर मान लीजिए सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं, P इज कन्वर्टेड टू Q, P एक रिएक्टेंट है, वो बिल्कुल Q में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा P मीन्स क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट P विद इन द टाइम डेल्टा T। क्या है इसका मतलब, मान लीजिए हम एक रिएक्शन दिन का 10 बजे शुरू कर रहे हैं। कितने बजे शुरू कर रहे हैं, 10 बजे। यह रिएक्टेंट था P, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, Q में कन्वर्ट हो रहा है। जब 10 बजे रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए ये हमारा था 10 ग्राम पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन था 10 ग्राम पर लीटर। जब हमने 10 से आया, फिर 11 बजे हमने देखा, कितने बजे, 11 बजे हमने देखा ये 10 ग्राम क्या हो गए, 5 ग्राम पर लीटर हो गया। समझ गए आप, इधर 10 ग्राम पर लीटर था और 1 घंटे के बाद हमने आया, कितना हो गया, 5 ग्राम पर लीटर। तो इधर कितना प्रोडक्ट हो गया होगा, इधर 5 ग्राम पर लीटर एक हो गया होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट, आप समझ रहे हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इधर से 5 खत्म हुआ तो इधर 5 प्रोडक्शन हो गया। तो इधर 10 ग्राम पर लीटर था, उसमें से 5 ग्राम पर लीटर कितने में खत्म हो गया ना, 10 बजे से 11 बजे तक, यानी 1 घंटे में खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T। आप देखिए डेल्टा P इधर कितना है, डेल्टा P का कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए कितना लिखा है हमने, इज इक्वल टू 5 माइनस 10, क्योंकि 5 हो गया, दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हैं आप। तो 5 माइनस 10 माइनस 5 ग्राम पर लीटर, आप समझ रहे हैं। तो डेल्टा T कितना हो गया, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 आवर। समझ गए। तो अगर हम डेल्टा P बाई डेल्टा T निकालें तो कितना हो जाएगा, -5 बाई 1, इधर माइनस साइन हम दे रखे हैं, इसमें कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हैं आप। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 5 ग्राम पर लीटर पर आवर। आप समझ गए, आप समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 ग्राम पर लीटर पर आवर हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हमने माइनस साइन क्यों दे रखा है, आप देखिए, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट की तरफ माइनस देते हैं और प्रोडक्ट की तरफ प्लस देते हैं। माइनस क्यों देते हैं, अभी अगर माइनस हम नहीं देते तो अगर ये क्या हुआ ना, जब रिएक्टेंट कम होता है तो फाइनल रिएक्टेंट हमेशा कम होगा। तो फाइनल से अगर इनिशियल को माइनस करेंगे तो कितना माइनस है, अभी देखिए माइनस आ गया। तो माइनस को हम पूरा करें ना, रेट तो कभी माइनस हो ही नहीं सकता ना। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस माइनस साइन एज ए स्टैंडर्ड, दैट इज द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। अगर माइनस साइन नहीं देंगे तो रेट यहाँ क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -5 कभी रेट हो नहीं सकता, बिकॉज रेट नेवर बिकम्स माइनस, दैट इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, सो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा I, और इधर प्लस P हो जाएगा। क्यों प्लस P क्यों हो जाएगा, यहाँ 5 ग्राम था, पहले 0 था, अभी 5 हो गया, तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट प्लस साइड हो गया। तो ये प्लस। तो आप याद रखिए हमेशा जब भी रिएक्टेंट का हम रिएक्टेंट के हिसाब से लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सो माइनस पुट हम साइन जरूर करें, माइनस साइन पुट करेंगे, समझ गए, लेकिन प्रोडक्ट के तरफ प्लस करेंगे। तो अभी देखिए हम एक दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें यहाँ कोएफिशिएंट कितना था, एक था, P2Q, यानी P2 इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका 1 था।
और एक दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स ए बी बी इज इक्वल टू सी प्लस डी टी। तो इधर रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल कितना होगा -1/a, दिस ए कोएफिशिएंट विल बी 1/a होल इनटू a डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू -1/b, b डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू +1/c, c कांस्टेंट बाय डेल्टा t प्लस 1/d, d कांस्टेंट बाय डेल्टा t। इधर प्रोडक्ट जो दोनों है तो प्लस, इधर माइनस दोनों है ये माइनस। आप समझ गए? तो यहाँ क्या कैसे था हम, हियर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये जो ए का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अगर यहाँ पी भी हम करें तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि पी डिसअपियर हो जाता है, क्यू क्या होता है, क्यू अपीयर होता है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए अपीयरेंस ऑफ क्यू। यहाँ वैसे ही यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। हमने वही लिखा, हियर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू -1/a बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू -1/b, b बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू +1/c, c कांस्टेंट बाय डेल्टा टी, एंड फॉर d +1/d डेल्टा d बाय डेल्टा टी। आप समझ गए? और सबसे बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो अगर हम ग्राफ लेते हैं, इन y एक्सिस दिस इज कंसंट्रेशन, इन x एक्सिस टाइम के हिसाब से अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीज, और प्रोडक्ट का क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, और दे विल बी बैलेंस्ड ईच अदर, बिकॉज इधर प्रोडक्ट जितना बढ़ता जाएगा उधर रिएक्टेंट कितना उतना घटता जाएगा, यानी बोथ विल बी म्यूचुअली इक्वल टू ईच अदर एट एनी इंस्टेंट। ये जितना घटा होगा उधर उतना ही प्रोडक्शन होगा, दैट इज द ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से आप रेट ऑफ रिएक्शन अभी बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए, तो इसको आप प्रैक्टिस करना जरूर, 1-2 बार रिएक्शन लिख के इसको प्रैक्टिस करना, तो आप समझ जाएंगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन नथिंग बट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दैट इज रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए? और हम हमेशा रिएक्टेंट की तरफ माइनस लेते हैं, प्रोडक्ट की तरफ प्लस लेते हैं, और जब कोएफिशिएंट आए दैट कोएफिशिएंट is becomes reciprocal of that coefficient 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। ठीक है? ओके, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया था, ग्राम्स पर लीटर पर सेकंड, ग्राम्स पर लीटर दैट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगर हम लेंगे तो मोल्स पर लीटर, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होने के लिए हमने यहाँ सवाल लिखा है, प्रॉब्लम लिखा है। देखिए 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस की 4NO गैस प्लस 6H2 गैस, सारे गैस स्टेट में बोल रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 × -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये देखा है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन इज द रेट ऑफ अपीयरेंस उसने दे रखा है कितना, 3.6 × -3 किसका, NO का। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना डिसअपियर उसको निकालना है। तो आप देखिए ये बिल्कुल आसान है, अगर हम यहाँ इसको अभी भूल जाइए, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल -1/4 NH3 का कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/5 O2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी, यहाँ गया +1/4 NO का कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/6 H2 का डेल्टा टी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO कितना होगा, +1/4 NO का कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी, है ना, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, है ना, इतना, और डिसअपियरेंस कितना होगा, O2 -1/5 बाई O2 रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो हमने लिखा, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3.6, इसका वैल्यू दे रखा है 3.6 NO, यहाँ लिख दिया 1/4 इंटू ये वैल्यू दे रखा है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल -5 इधर गुना हो गया 5/4, 3 × 6 इतना 4.5 × -3 मोल पर लीटर पर। सो दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। समझ गए? ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2। ठीक है? अब आप समझ गए एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भुवनेश्वर से दिल्ली जाता है। भुवनेश्वर से दिल्ली का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर, राइट। और 2000 किलोमीटर पहुंचने के लिए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को लगता है 20 घंटा। कितना लगता है? 20 घंटा।
तो अगर हम एवरेज उसका स्पीड लेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 किलोमीटर बाई 20 घंटा, तो 1 घंटा कितना हो गया 100 किलोमीटर। आप समझ गए, यानी एवरेज स्पीड ऑफ दैट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इज 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भुवनेश्वर से दिल्ली 2000 किलोमीटर है और वो 20 घंटा लेता है। समझ गए। अभी उसी ट्रेन का अगर हम वो जब जा रहा होता है मुगलसराय स्टेशन से पहले, यानी 50 किलोमीटर पहले अगर हम उसका वेलोसिटी देखेंगे या स्पीड देखेंगे एट दैट इंस्टेंट, यानी हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं वो सुबह 10 बजे रह जाता है, उसको 20 घंटा लगता है ना, कल सुबह 6 बजे पहुंचेगा, तो सुबह 6 बजे पहुंचेगा। जब वो मुगलसराय पे पहुंचता है, मान लीजिए मुगलसराय पहुंचता है रात 12 बजे, रात 12 बजे पहले 1 घंटा पहले, यानी रात 11 बजे उसका कितना स्पीड था एट 11 PM इन नाइट, व्हाट वाज इट्स स्पीड। अगर हम उसको निकालते हैं तो रेट एट दैट 11 PM इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। आप समझ गए, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका कितना स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस, और जितना दूर गए और कितना समय लगा वो हो गया एवरेज। एवरेज मीन्स टोटलिटी, और इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। तो वही है, रिएक्शन चल रहा है 10 बजे से चल रहा है 6 बजे खत्म हुआ, शाम को 6 बजे खत्म हुआ, तो 10 बजे से 6 बजे जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर का कितने बदल गया, कितना था, आखिर में कितना है और कितना समय लगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, दैट इज एवरेज रेट। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट हम पूछेंगे 10 से शुरू हुआ 6 बजे खत्म होने लगा, मान लीजिए हमको 2 बजे हम देख रहे हैं, 2 बजे उसका स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। अभी देखिए यहाँ मान लीजिए एवरेज रेट है कि A to B एक रिएक्शन है, इनिशियल कांस्टेंट बाय A इक्वल टू x1 एट टाइम t1। मान लीजिए 10 बजे रिएक्शन शुरू है, अभी 10 बजे उसका कांस्टेंट कितना है x1 है, और फाइनल कांस्टेंट ऑफ B जब B प्रोडक्शन है x2 एट टाइम, सॉरी दिस इज A, फाइनल कांस्टेंट ऑफ A इज इक्वल टू x2 एट टाइम 2। मान लीजिए टाइम बढ़ता गया, t2 हो गया, और क्या हो गया, वही कांस्टेंट से कितना हो गया, x2 हो गया। तो अच्छे सो चेंज इन कांस्टेंट कितना होगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड t2 माइनस t1, rate of change in constant. So rate of change in constant we can write, so rate of change in constant कितना है, x2 minus x1 divided t2 minus t1 is equal to x2 minus x1 divided t delta t. This is known as average rate। समझ गए, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, कितना समय लगा, डिवाइड कर देंगे। इंस्टेंटेनियस मीन्स तुरंत। सपोज ए स्मॉल चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज dx in a very small interval of time t। हम बोलते हैं स्मॉल इंटरवल क्यों लेते हैं, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे अगर करेंगे वेरी स्मॉल, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो दैट विल एक्ट और दैट विल हैपन एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने वही किया, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी r इक्वल dx by dt, ये x2 minus x1 will be dx and delta t will be dt when the change in time is very small or tends to 0। तो यहाँ देखिए हम एक सो रेट ऑफ रिएक्शन का dx by dt हमने कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज इक्वल डी बाई टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो दिस विल कन्वर्ट टू डी बाई डी टी। वैसे ही ये भी डेल्टा बी कन्वर्ट बाई डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंड्स 0 हो गया तो हम उसको लिखेंगे डी बी बाई डी टी। आप समझ गए। तो इसका ग्राफ में हम अच्छी तरह समझते हो। देखिए ग्राफ जो अच्छे बच्चे हैं यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं इसको बिल्कुल पकड़ सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल अच्छी तरह, जो फिजिक्स में भी स्ट्रांग है दे कैन होल्ड इट इजीली नो। आप देखिए ये ग्राफ है, अभी ये रिएक्टेंट का हमने ले रखा है। रिएक्टेंट पहले कॉन्स्टेंट जितना था वो धीरे धीरे घट के फाइनल में 0 हो गया है। तो अगर x2 इसका कॉन्सेंट्रेशन कौन सा टाइम पे, t2 टाइम पे, समझ गए, x2 t2 टाइम पे, फिर x1 कौन सा टाइम पे हुआ, t1 टाइम पे हो गया। तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी हम लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज नोन एज एवरेज रेट बिकॉज सम टाइम इज रिक्वायर्ड देयर फॉर द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इफ वी आर टेकिंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज वेरी स्मॉल टाइम, यहाँ हमने बहुत छोटा सा गैप दिया है, इधर भी छोटा सा गैप दिया है, इधर जो स्लोप होगा दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट और माइनस डी बाई डी टी। आप समझ गए। व्हेन द time tends to 0 or change in time tends to 0 that becomes instantaneous rate, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका रेट क्या है। आप समझिए
ये दोनों आप याद रखिए, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अगर आपको लगा नहीं बाकी यार आपने समझ गया व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स और व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्लास आपको अच्छा लगा तो जरूर आपके दोस्त के बीच में शेयर कीजिए और केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका प्रिय दोस्त फिलोसोफर गाइड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू, सी यू, बाय।